यस स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अब हम अपने सीरीज़ रेजोनेंस जो है अल्टरनेटिंग करंट के लेक्चर्स को कंटिन्यू आउट कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट। अगर आप इसको अपने बुक के अंदर देखेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगेगा, बट ये एक्चुअली इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है नहीं जितना ज़्यादा आपको देखने में आता है। सो उसके अंदर आपके प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स आपको याद होने चाहिए। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था एसी थ्रू इंडक्टर, अगर आपको वो याद होंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ी इजीनेस फील होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एसी थ्रू इंडक्टर वाला लेक्चर देख के आएँ, उसके बाद आप सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट को देखें। अगर आपके थोड़े से कॉन्सेप्ट्स कमज़ोर हैं तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स स्ट्रॉन्ग हैं तो फिर आप ये लेक्चर कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, अगर हम सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट के बारे में बात करें तो ये बेसिकली एक किस्म का आरएलसी सर्किट है। ये एक किस्म का आरएलसी सर्किट है। अब मैं आपको आसानी से समझाने की वजह से यहाँ पर रफ पेपर भी लेके आया हूँ। मैंने कहा दिस सर्किट इज़ आरएलसी सर्किट। अब इस आरएलसी सर्किट से क्या मतलब? आरएलसी सर्किट ऐसे किस्म का सर्किट होता है जिसके 3 इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होते हैं। एक होता है रेजिस्टर, दूसरा होता है इंडक्टर एंड द थर्ड वन इज़ द कैपेसिटर। तो ये बेसिकली सीरीज रेजोनेंस सर्किट क्या है? एक आरएलसी सर्किट है जिसके अंदर ये रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर सीरीज़ के अंदर कनेक्टेड हो गए होते हैं और उनकी जो वोल्टेज सोर्स होती है वो एसी होती है और जिनकी एसी वोल्टेज की हम फ्रीक्वेंसी को वेरी कर सकते हैं। अब सीरीज रेजोनेंस सर्किट क्या है? एक आरएलसी सर्किट है जो सीरीज़ के अंदर कनेक्टेड होता है, जिसका वोल्टेज सोर्स एसी होता है और उसकी फ्रीक्वेंसी हम चेंज कर सकते हैं। इतना आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। ओके, सो यहाँ पर आपको 2 टर्म्स मेनली याद आएंगे। अब अगर मैं बात कर रहा हूँ कि भाई ये आरएलसी सर्किट है तो उसके अंदर रेजिस्टर्स के अलावा 2 ये भी कंपोनेंट्स होंगे, एक आपकी इंडक्टर होगी। अगर इंडक्टर है तो फिर रिएक्टेंस भी होगी इस इंडक्टर की। रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर मतलब एक्स एल उसी सर्किट के अंदर, और उस सर्किट के अंदर इंडक्टर के अलावा कैपेसिटर भी है। अगर उस सर्किट के अंदर कैपेसिटर भी है देन उसकी भी रिएक्टेंस होगी एंड जिसकी रिएक्टेंस बराबर है एक्स सी के। अगर आपको रिमेंबर हो तो हमने फ्रीक्वेंसी का रिलेशन देखा था एक्स एल और एक्स सी पे। अगर मैंने आपको बताया था अगर आप फ्रीक्वेंसी को एक फंक्शन लेते हैं तो फिर एक्स एल और एक्स सी के बीच में इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। ओके, अब मैं थोड़ा सा समझा लेता हूँ। इतनी आपको बात ये भी याद आई। और दूसरी बात ये भी थी, अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ आउट करें देन आपकी एक्स एल रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर इंक्रीज़ करेगी लेकिन रिएक्टेंस ऑफ कंडक्टर डिक्रीज़ करेगी। अगर आप फ्रीक्वेंसी को कम करें तो आपकी जो रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर कम हो जाएगी और रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर ज़्यादा हो जाएगी। इस पे मैंने आपको एक एमसीक्यू भी बताया था, इफ़ यू रिमेंबर। अगर नहीं तो आप अब समझ लें। द क्वेश्चन वाज दैट अब जो आपकी अमेरिका है और आपकी पाकिस्तान है, अब आप बताइए कि रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर किसके अंदर ज़्यादा होगी? अमेरिका की जो एसी वोल्टेज का सोर्स होता है उसकी फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज़ होती है, मतलब फ्रीक्वेंसी हाई है एज़ कम्पेरिजन टू 50 हर्ट्ज़। सो अमेरिका के अंदर हाई एक्स एल होती है और लो, मतलब ये वाली कंडीशन आपकी अमेरिका के अंदर आपको देखने में मिलती है और ये वाली कंडीशन पाकिस्तान के अंदर। वैसे आपके हर सर्किट के अंदर भी मिलती है, लेकिन हम कंट्री के हवाले से बात करें तो ये अमेरिका के अंदर और ये पाकिस्तान के अंदर। अगर वही सेम चीज़ यहाँ पर लिखी गई है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो एक्सएल बढ़ेगी, एक्सी घटेगी, और फ्रीक्वेंसी अगर कम होगी तो आपकी एक्सएल भी कम होगी लेकिन एक्सी इंक्रीज़ आउट होगी। और दूसरी बात आपको ये भी पता है कि एक्सएल बराबर होती है 2πfl के और एक्सी बराबर होती है 1/xl के। 1/xl के मतलब इनवर्स ऑफ रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर के, जो हम कह सकते हैं कि 1/2πfl के बराबर होती है। अगर मैं कहता हूँ कि आपकी फ्रीक्वेंसी छोटी है देन एक्सएल कम है लेकिन एक्सी ज़्यादा है, फिर जो आप जेनेटिक्स के अंदर पढ़ते हो डोमिनेंस एंड रिसेसिवनेस, अब यहाँ पर आपकी एक्स एल को डोमिनेट करती है। इसके अंदर
एक्स एल से ज़्यादा होती है, इस वजह से कैपेसिटेंस इंडक्टेंस को डोमिनेट करती है। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ये थी केस फ्रीक्वेंसी अगर कम थी, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो आपकी रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर ज़्यादा हो जाएगी रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर से। इसकी वजह से जो आपकी इंडक्टेंस है वो कैपेसिटेंस को डोमिनेट करेगी। तो अगर मैं कहता हूँ फ्रीक्वेंसी आपकी कम है, मैं हाइलाइटर यूज़ कर लूँ, ओके। सो व्हेन आई एम सेइंग दैट आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ी है, देन जो वो सर्किट है, 1 मिनट डेट आई चेक कि आपको जी, तो वो जो सर्किट है RLC सर्किट, वो RC सर्किट के बिहाफ पे बिहेव करेगा। RC सर्किट, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो हमने कहा कैपेसिटेंस डोमिनेट करेगी, तो आपका ये जो RLC सर्किट था, आपका ये जो RLC सर्किट था वो कन्वर्ट हो जाएगा RC सर्किट में, क्योंकि L यहाँ पर रिसेसिव कैरेक्टर बन जाती है जबकि C यहाँ पर डोमिनेट हो जाती है। अब ये RC सर्किट बन गया, ओके। अगर मैं RC सर्किट भी मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपको रिमेंबर हो, ओके। RC सर्किट भी मैंने आपको पढ़ाया था, जिसके हम फार्मूलाज हमने बी टाइप कहे थे, उसका लेक्चर भी आपने देख लेना है। उसके बाद अगर मैं कहता हूँ, ये एक कंडीशन थी फ्रीक्वेंसी लो वाली, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो इंडक्टेंस डोमिनेट करेगी कैपेसिटेंस को, मतलब RL सर्किट हो जाएगा। यहाँ पर ये केस था, अब वाला जो केस होगा वो ये वाला होगा कि RLC जो सर्किट है उसके अंदर आपकी C रिसेसिव हो जाएगी और L आपकी डोमिनेट हो जाएगी, मतलब RL सर्किट बन जाएगा, ओके। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब एक बात, आपने ये 2 कंडीशंस पढ़ी भाई, फ्रीक्वेंसी आपने बढ़ाई, आपने फ्रीक्वेंसी घटाई। अगर आप सोच के देखें, अगर फ्रीक्वेंसी इंटरमीडिएट हो फिर क्या होगा? फ्रीक्वेंसी इंटरमीडिएट हो फिर क्या होगा? दैट इज़ द मेन क्वेश्चन, और यही हमारी इस टॉपिक का आगाज़ होता है। जब आप इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी लेते हो तो आपकी RC/RL के बराबर हो जाती है, और अगर RC/RL के बराबर हो जाती है मतलब एक फिनोमिनन होती है जिसको हम रेजोनेंस कहते हैं, एक फिनोमिनन होती है जिसको हम रेजोनेंस कहते हैं। अगर आपको याद हो तो रेजोनेंस तो जब फ्रीक्वेंसी सेम होती है, यहाँ पर कौन सी फ्रीक्वेंसी की बात है, यहाँ पर तो रिएक्टेंस की बात है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की ही बात है। अगर आप सिर्फ 2 मिनट का इंतज़ार करेंगे, ओके। अब यहाँ पर लिखा गया बट वेन फ्रीक्वेंसी इज बिटवीन देम देन XL और XC एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, और वो जो फ्रीक्वेंसी थी वो ओमेगा R कहलाएगी, और इस कंडीशन को हम रेजोनेंस कहेंगे, और इस पे XL XC के बराबर होंगे, लेकिन इन दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट होगा, जिस वजह से मैग्नीट्यूड में सेम, डायरेक्शन में अपोजिट, ये हो जाएंगे आपके कैंसिल आउट, दे विल कैंसिल आउट ईच अदर, और कैंसिल आउट हो जाएंगे तो जो कैरेक्टरिस्टिक सीरीज रेजोनेंस सर्किट होगा वो हम अगले पेज पे पढ़ रहे हैं, इस वजह से कौन से इफेक्ट्स आएंगे। अगर मैं बात करूँ भाई, RC सर्किट हो गया, RC सर्किट हो गया, तो ये वाली चीज़ें आपको फिर भी अगर मैं बता दूँ, अगर आपको कह रहा है कि भाई यहाँ पर आपका RLC सर्किट था लेकिन वहाँ पर फ्रीक्वेंसी हाई प्रोवाइडेड थी, अब आप बताएं जो रिएक्टेंस होगी वो कौन सी होगी? अगर हाई फ्रीक्वेंसी है मतलब आपकी XL डोमिनेट करेंगी, तो जो रिएक्टेंस आप लेंगे वो XL का फार्मूला लेंगे, XL का फार्मूला देंगे। व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ XL? XL का फार्मूला क्या है? ओमेगा L फार्मूला लेंगे। अगर आपको भाई कह ले RLC सर्किट है लेकिन फ्रीक्वेंसी कम है, RLC सर्किट है लेकिन फ्रीक्वेंसी कम है, देन उसके बाद रिएक्टेंस होगी, वो रिएक्टेंस कौन सी होगी? वो रिएक्टेंस उसके पास कैपेसिटेंस की रिएक्टेंस होगी, जो कि बराबर होगी 1/ωL, ओके। यहाँ तक ओमेगा सी, यहाँ पर C आता है, वहाँ पर L आता है, यहाँ पर भी आपने थोड़ी सी चेंजिंग कर देनी है, ओके। इतना आपको समझ में आ गया। अगर फिर आपसे वही सवाल पूछ ले भाई, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी हो RLC सर्किट के अंदर, फिर आप कौन सी रिएक्टेंस लोगे? इस सवाल का जवाब आपको यहाँ पर मिलेगा। अब मैं यहाँ पर कह रहा क्या हूँ कि XC आपको पता है बराबर है 1/ωc के, XC इक्वल्स टू 1/ωc यहाँ पर लिखा गया है,
लेकिन यहाँ पर हमने बताया कि यहाँ पर आपने जो ओमेगा लेनी है रेजोनेंस वाली, वो ओमेगा आर है। सो मैं कहूँगा इस केस के अंदर ओमेगा ओमेगा आर के बराबर हो गई, ये ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा आर। देन यहाँ पर मैं ओमेगा आर बाय सी लिखूँगा, 1 बाय ओमेगा आर अपॉन सी, जबकि एक्स एल बराबर है ओमेगा एल के। लेकिन यहाँ पर कह रहा है भाई ओमेगा को आपने ओमेगा आर लेना है, तो मैं ओमेगा आर एल लिख सकता हूँ। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन कहती है कि एक्स सी एक्स एल के बराबर है। देन फार्मूलाज क्या होंगे, एक्स सी के फार्मूला लिखो भाई 1 बाय ओमेगा आर सी, 1 बाय ओमेगा आर सी, और एक्स एल का फार्मूला है कि ओमेगा आर आर, ओमेगा आर एल। अब ये थर्ड कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर 1 बाय सी ओमेगा आर को हम वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, 1 बाय सी यहाँ पर ये वाले ओमेगा आर हम यहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं, तो ओमेगा आर इंटू ओमेगा आर, तो ओमेगा आर स्क्वायर एल। अब यहाँ पर हम एल को नीचे लेके आ रहे हैं, सो 1 बाय एल सी हमने क्या किया, ये जो आपकी एल थी उसको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, 1 बाय ओमेगा एल सी इक्वल टू ओमेगा आर स्क्वायर। हमें ओमेगा आर का वैल्यू अगर फाइंड करना है तो 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ एल सी, जो रेजोनेंस के लिए एंगुलर वेलोसिटी नीडेड होती है वो ये होती है। लेकिन अगर हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है देन आपको पता है यहाँ पर डेट ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ, लेकिन ओमेगा आर है तो 2 पाई एफ आर, यहाँ पर हमने वही वैल्यू को इंक्लूड कर दिया। दैट अब यहाँ पर 5वां स्टेप, इसको हम डिले करके 7वां स्टेप बनाते हैं, और यहाँ पर आप देखें ये है 6th स्टेप। अब यहाँ पर आ गया 2 पाई एफ आर बराबर है 1 बाय एल सी के। अब एफ आर फाइंड करना है, ये यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पर डिवीजन में आया जाएगा। देन एफ आर इज इक्वल्स टू 1 बाय 2 पाई एल सी, ये हमारा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला, ये हमारी रेजोनेंस एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला। और ये सारी चीज़ें ऐसे आई थिंक डेट आपको सारी के सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ओके, अब अगर आपको ये वाली सारी के सारी चीज़ें याद आ गई हैं, आपने स्क्रीनशॉट इस पेज का निकालना है। ओके, अब उसके बाद जो हमारा लेक्चर कंटिन्यू होता है वो है द प्रॉपर्टीज और द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीरीज